नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। ठीक है, कल अपन ने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स अपन ने उसमें शुगर वगैरह सबको कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। फिर अपन आगे आज की क्लास के बाद जो कल क्लास होने वाली है अपनी, उसमें अपन प्रोटीन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और डीएनए आरएनए को अपन मोल बायो के साथ कनेक्ट करके वहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो लिपिड जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी के साथ उस पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करूं मैं लिपिड के वर्ड के बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो पहले लिपिड। ठीक है, लिपिड जो वर्ड दिया था वो दिया था ब्लूर नाम के साइंटिस्ट ने। अब इसमें बात करते हैं अपन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो बातें हो गई। अब इसमें देखेंगे अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। देखो, जो लिपिड है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के नंबर्स कम होते हैं किन में? लिपिड में। ठीक है, क्योंकि अगर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं किसी भी लिपिड में तो वहां पे एक मॉलिक्यूल किसका होगा? ऑक्सीजन का। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम प्रेजेंट है किसमें? लिपिड में। ठीक है, अब आके देखते हैं। अब देखो इसमें लिपिड्स में जो है वो कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होता है किसमें? लिपिड में। ठीक है, वो अपन एग्जांपल से देखेंगे कब? जब अपन इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो वहां अपन स्ट्रक्चर देखेंगे कि कहां लिपिड प्रेजेंट है और उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो तीन बातें हो गई अपनी। अब चौथा देखो, इसमें देखो लिपिड्स का जो नेचर है वो होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? आप इस बात को समझ गो। हाइड्रोफोबिक, देखो हाइड्रोफोबिक जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, अगर हाइड्रोफोबिक हैं तो ये जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, लिपिड नेचर में कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से ये जल में आसानी से घुलनशील नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें बात करते हैं अपन एनर्जी की। ठीक है, देखो एक लिपिड के मॉलिक्यूल से 9.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट की तो कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, जो अपन ने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन करें अपन तो लिपिड से एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में लिपिड के ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे अपने को एनर्जी भी ज्यादा प्राप्त हो रही है। ठीक है, देखो अपने को ज्यादा रिजल्ट लेने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपने को ज्यादा एनर्जी चाहिए
लिपिड से, तो कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में उसको ऑक्सीजन भी ज्यादा देनी पड़ेगी। किस लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, लिपिड के ऑक्सीडेशन से 9.4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बातें हो गई किसके बारे में? लिपिड के बारे में। अब इसमें एक बात और देखो आप, लिपिड जो है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म से अपने को CO2 और जल प्राप्त होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से मतलब यह है कि लिपिड से जो भी रिएक्शन प्राप्त होती है या लिपिड से जो भी रिएक्शन चलती है उसमें अपने को प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CO2 और H2O। ठीक है, कहीं ना कहीं लिपिड के डिग्रेडेशन से बनेगा H2O और CO2। ये जो जल बनता है इसको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, अब देखो लिपिड के डिग्रेडेशन से H2O बनेगा कब? जैसे नॉर्मल अपने को जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है किन में? जो रेगिस्तानी एनिमल्स हैं, जैसे ऊंट हो गया, एक अपने होता है कंगारू चूहा, दूसरा होता है अपने कंगारू चूहा। मरुस्थल में प्रेजेंट जो चूहे होते हैं ना उनको अपन कंगारू चूहा बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है? जैसे रेगिस्तान में वाटर की कमी होती है, ठीक है, उस कंडीशन में एनिमल्स को वाटर प्रोवाइड आसानी से नहीं होता। जब वाटर की कमी होती है इनकी बॉडी में, उस कंडीशन में ये क्या करेंगे? जो अपनी बॉडी में स्टोरेज लिपिड है उसका डिग्रेडेशन करके H2O बनाते हैं, यानी जल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और उस जल का यूज करके ये अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर किसमें प्रेजेंट होता है? मरुस्थलीय जीवों में, या ऐसे जीव जिनके पास वाटर की कमी होती है। एग्जाम्पल देख लिया अपन ने ऊंट और कंगारू चूहा। देखो ऊंट में जो उसकी कुबड़ जो है उसमें ये लिपिड स्टोर रहता है। ठीक है, इसीलिए ऊंट को लंबे टाइम तक वाटर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो वो किसके द्वारा होगा? लिपिड के डिग्रेडेशन से, मेटाबॉलिक वाटर के द्वारा। ठीक है, तो ये कैरेक्टर हो गए किसके? लिपिड के। ये सामान्य सी बातें हो गई। अब देखने वाले हैं अपन लिपिड्स के टाइप। ठीक है, देखो लिपिड के जो टाइप हैं उनमें सबसे पहले देखेंगे अपन सिंपल लिपिड, दूसरा होता है इनमें कंपाउंड, ठीक है, तीसरा होता है इसमें डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, अब इसमें देखो आप सबसे पहले देखेंगे अपन सिंपल लिपिड। ठीक है, अब देखो सिंपल लिपिड जो है वो फैटी एसिड और एल्कोहल के एस्टर से बनता है। सिंपल सी बात है कि फैटी एसिड और एल्कोहल से जो लिपिड्स बनेंगे उनको बोलेंगे अपन सिंपल लिपिड। तो यहां पे लिख लो आप फैटी एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, फैटी एसिड और एल्कोहल मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये सिंपल लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है,
जो फैटी एसिड और एल्कोहल है इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा एस्टर बॉन्ड। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई कि फैटी एसिड और एल्कोहल मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिंपल लिपिड का। ठीक है, और किस बॉन्ड के द्वारा, एस्टर बॉन्ड के द्वारा। अब देखो सिंपल लिपिड दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ग्लिसराइड्स, ठीक है, दूसरा होता है वैक्स या मोम। तो सबसे पहले देखने वाले हैं अपन ग्लिसराइड्स के बारे में। देखो ग्लिसराइड्स जो है वो ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट भी इनको बोलते हैं अपन। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होगा वो अपन देखने वाले हैं। फॉर्मेशन में इनमें देखो एक तो होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, दूसरा होता है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, ग्लिसराइड्स का। वो कैसे, आइए देखते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, ग्लिसरॉल की। ठीक है, साथ में फैटी एसिड की अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स का। वो कैसे, देखो इसमें 3 H2O के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ठीक है, अब देखो ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल, ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स का। ठीक है, अपन फैटी एसिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे अगर एक फैटी एसिड लेंगे तो मोनोग्लिसराइड्स, अगर 2 फैटी एसिड लेंगे तो ट्राइग्लिसराइड, और अगर 3 फैटी एसिड ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपन ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है ना। अब इसमें देखो यानी फैटी एसिड का OH ग्रुप, ठीक है ना, और ग्लिसरॉल का H ग्रुप। एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड से एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो अपने पास यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, और ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल, तो 3 H2O के मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में अपन बॉन्ड बनाएंगे, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, एस्टर बॉन्ड। देखो एस्टर बॉन्ड के बारे में आपको बता दूं, एस्टर बॉन्ड अपन उसको बोलते हैं जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं अपन एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल क्या है, एक एल्कोहल, और फैटी एसिड क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको दिख रहा होगा, और ये एल्कोहल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्कोहल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे अपन, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब देखो अपन एस्टर बॉन्ड को अभी बनाते हैं। तो ये था अपने पास ग्लिसरॉल, एज इट इज इसको लिखना है। ठीक है, यानी ग्लिसरॉल का अपने पास O बच गया और H रिलीज हो गया। ठीक है, और फैटी एसिड का OH रिलीज हो गया, तो अपने पास यहां पे बच गया O। ठीक है, CH2O इधर से गया ग्लिसरॉल से, और OCr किससे, फैटी एसिड से। तो अपने पास यहां पे फॉर्मेशन होगा किसका, ट्राई
ग्लिसराइड्स का। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पास सिंपल लिपिड के ग्लिसराइड्स की। ठीक है, आपको यहाँ पे पता तो लग गया होगा कि ग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। अगर फैटी एसिड्स के नंबर 1, 2 या 3, अगर एक फैटी एसिड होगा तो एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, मोनोग्लिसराइड्स का। ठीक है, और अगर दो फैटी एसिड्स है और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है तो वो बनेगा डाइग्लिसराइड्स। और ट्राइग्लिसराइड्स मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि यहाँ पे अगर 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे और एक ग्लिसरॉल का तो वहां बनता है अपने पास ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, आगे देखो अब देखेंगे अपन फैटी एसिड्स के बारे में। ठीक है, थोड़ी फैटी एसिड के अपने स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी डिटेल देखने वाले हैं। तो आगे आप शॉर्ट नोट बना लेना किसके, फैटी एसिड के। देखो फैटी एसिड की जो सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया किसका, फैटी एसिड का, RCOOH। ठीक है ना, अब R समूह जो है वो मेथिल एथिल कितने भी कार्बन का हो सकता है। ठीक है, और ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं पामिटिक एसिड का। ठीक है, अब पामिटिक एसिड में क्या होगा, जिसमें एक मेथिल ग्रुप होगा। ठीक है, 14 एथिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक कंप्लीट किसका हो गया स्ट्रक्चर, पामिटिक एसिड का। एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं आपको स्टेरिक एसिड का। स्टेरिक एसिड, इसमें देखो एक मेथिल ग्रुप हो गया। ठीक है, और 16 एथिल ग्रुप होंगे। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखो अगर मैं CH2 16 बार लगाऊंगा है ना तो काफी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, एक मेथिल ग्रुप और 16 एथिल ग्रुप। इसी के साथ इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो फैटी एसिड जो है दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस के साथ अपन पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इनको ताकि आपको भी समझ में आ सके। ठीक है, ये बात हो गई अपने यहाँ पे फैटी एसिड की नॉर्मल स्ट्रक्चर की। ठीक, आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब अपन आगे देखेंगे फैटी एसिड के टाइप्स। ठीक है, देखो पहला देखेंगे अपन सैचुरेटेड, और यहां पे अनसैचुरेटेड। ठीक है, देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड को अपन हिंदी में बोलते हैं संतृप्त, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बोलेंगे असंतृप्त व CM लिया फैटी एसिड। ठीक है, देखो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, तो अपने को इनकी आवश्यकता नहीं होती। इसी के साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। ठीक है, इसलिए इनको अपने बॉडी में बाहर से अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा, नॉन एसेंशियल। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो अपनी बॉडी में एसेंशियल होते हैं, यानी इनको अपने को बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड अपनी बॉडी में ना भी हो
तो भी उसके बिना काम चल सकता है, क्योंकि ये अपनी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। दूसरा देखो इसमें, देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, इनको आप एग्जांपल से समझो। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल ले लो आप, घी, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड को आप समझो ऑयल से। जो घी है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर जैसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो जनरली वो क्या है, हार्ड होता है, ठीक है, या सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जबकि ऑयल हमेशा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो घी है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने को ऑयल की फॉर्म में लाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है हमेशा वो लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी उसको किस टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होगा उस पॉइंट को बोलेंगे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे अपन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो घी जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी उसको मेल्ट करने के लिए अपने को टेम्परेचर ज्यादा देना होगा, ठीक है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। किसका? घी का। इसी के साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो एग्जांपल है ऑयल, वो पहले से लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको अपने को मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है। किसका? सैचुरेटेड फैटी एसिड का, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और घी का ऑयल का कम होता है। अब इसमें आगे देखो, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो अगर केमिकल की दृष्टि की फॉर्म में देखें अपन तो सैचुरेटेड फैटी एसिड अनएक्टिव या निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सक्रिय होंगे, ठीक है। इसी के साथ आप देखो इसमें नेक्स्ट, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, यानी इनका नेचर क्या होगा कि ये स्टोर होने की प्रकृति शो करेंगे, या इनका नेचर क्या होगा कि स्टोर होने का। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनका नेचर खर्च करने का होता है, यानी अपनी बॉडी में आए और उनका डिग्रेडेशन होके या उनकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू अपने को एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड इनका नेचर ये होता है कि ये बॉडी में जाके स्टोर होने का काम करते हैं, ठीक है, यानी ठीक है। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होगा, खर्च होने का नेचर होता है, ठीक है। जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड स्टोर होने का नेचर शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे देखो, नेक्स्ट लिखो इसमें आप, ये मेटाबॉलिक दृष्टि से इनएक्टिव, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होंगे, एक्टिव, ठीक है। इसलिए अपनी बॉडी को ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। आप घी नहीं खाओगे तो भी आपकी बॉडी काम करेगी, लेकिन ऑयल आपकी बॉडी को जरूरी है। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए ये एसेंशियल होंगे। जबकि घी आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, इसलिए आप अगर घी नहीं भी खाते हो तो भी आपकी बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू आपके लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जरूरत है, जबकि घी आपकी बॉडी में ऑलरेडी
फॉर्म हो रहा है। अब देखो ग्लिसराइड्स के बाद में सिंपल लिपिड्स का दूसरा टाइप देखेंगे अपन, वैक्स या मोम। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लिखो वैक्स। ठीक है, देखो वैक्स में क्या होता है, वैक्स में नॉर्मली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, वैक्स का। वो देखो आप कैसे, ठीक है, ये नॉर्मल मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल हो गया, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, अब इसमें एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और फिर उससे जो बनने वाला कंपाउंड है उसको बोलेंगे अपन वैक्स। देखो एल्कोहल का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप यहां से रिलीज होगा और यहां से H2 का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और इधर से R और ये ऑक्सीजन और यहां से ऑक्सीजन, ये बन गया आपका वैक्स। ठीक है, तो एक रिएक्शन हो गई किसकी, वैक्स के फॉर्मेशन की। अब इसमें देखो आप, जो एस्टर बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है, एल्कोहल और फैटी एसिड के बीच में। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि वैक्स जो है वो काम क्या करती है। ठीक है, देखो वैक्स का जो मेन जो इसका वर्क है वो है प्रोटेक्शन। ठीक है, ये जैसे प्लांट्स में, प्लांट्स की लीफ हो गई, फ्रूट हो गया, इनके ऊपर ये एक तरीके से वाटर से प्रोटेक्ट करती है किसको, लीफ को और फ्रूट को। आपने देखा होगा जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर एक व्हाइट व्हाइट लेयर सी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मेनली इसका काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन का। अब वो एनिमल ले लो या प्लांट ले लो। ठीक है, एनिमल्स में ये एनिमल्स में ये उनकी स्किन में प्रेजेंट रहती है, जबकि प्लांट्स में लीफ, स्टेम और फ्रूट्स पे अपने को देखने को मिलती है। देखो जो भी ताजा फ्रूट है उसके ऊपर आप देखो हमेशा जब आप उसको प्लांट से तोड़ते हो तो उस कंडीशन में आप उसको जब भी वाटर में उसको डालोगे तो उसके ऊपर वाटर की एक भी बूंद आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती है, वैक्स प्रोटेक्ट करती है किसको, फ्रूट को, किससे, वाटर से। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि जो फ्रूट की, अपन किसी प्लांट से फ्रूट को तोड़ते हैं उस कंडीशन में उसको बिल्कुल साफ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आजकल क्या हो गया कि दो नाम की वैक्स आती है, एक होती है कार्नोबा, दूसरा होती है सेलेक्स। ठीक है ना, कार्नोबा और सेलेक नाम की जो वैक्स है, कार्नोबा प्राप्त होती है जो पाइनएप्पल का प्लांट है उससे, पाइनएप्पल के पत्तों से, जबकि जो सोलाक वैक्स है वो बनती है लाख के कीड़े के लिक्विड से। तो फ्रूट को साफ करने के बाद, जैसे आप प्लांट से फ्रूट को तोड़ोगे उसके बाद उसकी सफाई करोगे तो उस कंडीशन में जो नेचुरल वैक्स होगी वो फ्रूट से हट जाती है। उसके बाद ऊपर से फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए, लंबे टाइम तक वो चले, इसके लिए उसके ऊपर कार्नोबा और सोलाक वैक्स का लेप किया जाता है या उसका छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल फ्रूट से आप लंबे टाइम तक अगर किसी फ्रूट को रख देते हो
तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो एकदम से पिचक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर अपन वैक्स की लेयर लगाते हैं तो उस कंडीशन में वाटर उस फ्रूट से रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लंबे टाइम तक फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए, वो ताजा दिखे इसके लिए वैक्स का लेप किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखने को यह मिलता है कि अगर फ्रूट में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में फ्रूट जो है उसका टेस्ट भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ एक कंपाउंड होता है, अगर कार्नोबा और सेलाक दोनों वैक्स जो है ये अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक वैक्स ऐसी भी होती है, कुछ वैक्स जिनमें मार्फुलिन नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है जो बॉडी के लिए, अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसका रीजन ये है कि अपनी बॉडी में जैसे ही वो वैक्स एंटर करेगी, मार्फुलिन किडनी और लीवर फेल का खतरा रहता है। किससे? मार्फुलिन से। इसलिए जब भी फ्रूट खरीदें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो फ्रूट जो है वो फसाई से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यह है वैक्स जो प्लांट्स में नेचुरल रूप से प्रेजेंट रहती है, लेकिन प्लांट्स में जो नेचुरल वैक्स है वो फ्रूट से हटाकर आजकल आर्टिफिशियल वैक्स लगाई जा रही है। किन पे? फ्रूट्स में, जो हार्मफुल है किसके लिए? हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो वैक्स का फॉर्मेशन देख लिया। अब आगे देखेंगे अपन कंपाउंड लिपिड। देखो, कंपाउंड लिपिड क्या होता है? देखो, कंपाउंड लिपिड जो है उसमें एक तो लिपिड वाला पार्ट हो गया और एक नॉन लिपिड पार्ट। ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? कंपाउंड लिपिड का। देखो, कंपाउंड लिपिड को अपन कॉम्प्लेक्स लिपिड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया एक तो लिपिड वाला पार्ट। अब नॉन लिपिड वाले पार्ट में शुगर हो सकती है, ठीक है, प्रोटीन हो सकती है, या वो कोई पिगमेंट हो सकता है। तो यहां पे लिख लो आप शुगर, प्रोटीन या पिगमेंट। लिपिड के साथ अगर शुगर, प्रोटीन, पिगमेंट में से कोई भी दूसरा नॉन लिपिड पार्ट अगर जुड़ता है तो उस कंडीशन में बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा कंपाउंड लिपिड। ठीक है, या उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स लिपिड। देखो, कॉम्प्लेक्स लिपिड की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या होगा? इसमें जो ये हेड वाला पोर्शन है ये तो होगा हाइड्रोफिलिक, और टेल को बोलेंगे अपन हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक कौन? लिपिड हाइड्रोफोबिक होंगे। तो लिपिड तो प्रेजेंट होगा टेल की तरफ, ठीक है ना, जो नेचर में कैसे होंगे? हाइड्रोफोबिक। जबकि हाइड्रोफिलिक वाला जो पोर्शन है वो कहां होगा? हेड की तरफ, जो होगा नॉन लिपिड वाला पार्ट। नॉन लिपिड में बात करूं तो शुगर, प्रोटीन, पिगमेंट में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गई किसकी? कंपाउंड लिपिड की। अब देखो, कंपाउंड लिपिड में सबसे पहले देखेंगे अपन फॉस्फोलिपिड के बारे में। ठीक है, फॉस्फोलिपिड में जो है वो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोरस,
H3PO4 की फॉर्म में, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी फॉस्फेट। तो इसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। देखो फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन कैसे होगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है ना, और ये हो गया आपके पास फॉस्फोरस। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा फॉस्फोटाइडिल, इसको बोलेंगे अपन फॉस्फोटाइडिल। ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? फॉस्फोटाइडिल। अगर इनके साथ कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल जाता है तो ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? फॉस्फोलिपिड। यानी फॉस्फोटाइडिल प्लस इनके साथ कोई भी नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट है तो इनको सम्मिलित रूप से अपन बोलेंगे फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब देखो फॉस्फोलिपिड जो है वो एम्फीपैथिक नेचर का होता है। एम्फीपैथिक मानी जैसे अपन ने बात करी कंपाउंड लिपिड की, इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर प्रेजेंट है। एम्फीपैथिक नेचर, इसका मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर ये सेल में अगर लेयर बनाएगा, कहीं भी लेयर बनाएगा तो दो लेयर बनाएगा, एक हेड वाली जिसको बोलेंगे अपन हाइड्रोफिलिक और दूसरी होगी टेल वाली जिसको बोलेंगे अपन हाइड्रोफोबिक ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं अपन फॉस्फोलिपिड के टाइप। सबसे पहला देखेंगे अपन लेसिथिन जिसको बोलेंगे अपन फॉस्फोटाइडिल, कोलिन भी इसको बोलते हैं। तो पहला एग्जांपल लिख लो इसका, लेसिथिन या फॉस्फोटाइडिल कोलिन, ठीक है। अब ये एग्जांपल है किसका? फॉस्फोलिपिड का। अब इस एग्जांपल को मैं आपको इसके माध्यम से समझाने वाला हूं, ठीक है। अपन ने बात करी कि फॉस्फोटाइडिल प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? फॉस्फोलिपिड का। अब इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन सा होगा? तो यहां पे आप नाइट्रोजनस कंपाउंड की जगह लिख लेना कोलिन। क्या लिखोगे? कोलिन। तो ये आपको पूरा फॉर्मूला मिल गया किसका? लेसिथिन या फॉस्फोटाइडिल कोलिन का। फॉस्फोटाइडिल किससे मिलकर बना होता है? फैटी एसिड, ठीक है। दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड होंगे, ग्लिसरॉल होगा और H3PO4 या फॉस्फोरस। तो ये तो तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? फॉस्फोटाइडिल का। प्लस इनके साथ अगर कोलिन जुड़ गया, कोलिन क्या है? ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? लेसिथिन का, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? फॉस्फोलिपिड का। एक और एग्जांपल लिख लो आप इसमें, फॉस्फोटाइडिल इथेलोनेमिन या सिफेलिन। देखो नेक्स्ट लिखो इसमें, ये यहां पे लिख लो आप इसको, फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल इथेनोलेमिन। फॉस्फोटाइडिल इथेनोलेमिन या इसको बोलते हैं अपन सिफेलिन, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा इस चीज को समझना आप। देखो फॉस्फोटाइडिल तो कॉमन है दोनों, ठीक है, लेकिन इसमें कोलिन की जगह
इथेनॉल एमीन यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन था? कोलिन। जबकि सिपेलिन में कौन होगा, या फॉस्फोडाइडिल एथेनॉल एमीन में कौन होगा? इथेनॉल एमीन। तो इसकी जगह आप लिख लेना फॉस्फोटाइडिल प्लस इथेनॉल एमीन। ठीक है, तो फॉस्फोटाइडिल प्लस इथेनॉल एमीन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? सिफेलिन या फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल एमीन का। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए फॉस्फोलिपिड के। अब देखो लेसिथिन के बारे में एक स्टेटमेंट लिखना आप लोग। लेसिथिन जो है वो क्या काम करता है? ये लीवर में लिपिड को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, अगर लेसिथिन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उस कंडीशन में लीवर सिंड्रोम डिजीज देखने को मिलती है, या फैटी लीवर सिंड्रोम देखने को मिलती है। किसकी कमी से? लेसिथिन की कमी से। फैटी लीवर सिंड्रोम। लेसिथिन का क्या काम है? लेसिथिन जो है वो लीवर में लिपिड का ट्रांसफर करता है, लेकिन अगर लेसिथिन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो उसी कंडीशन में फैटी लीवर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। आगे इसमें देखेंगे अपन ग्लाइकोलिपिड के बारे में। ठीक है, देखो ग्लाइकोलिपिड जो है, नेक्स्ट लिखो आप, फॉस्फोलिपिड के आगे ग्लाइकोलिपिड। देखो ग्लाइकोलिपिड जो है वो लिपिड प्लस शुगर से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड किससे मिलकर बना होता है? ये लिपिड और शुगर से मिलकर बना होता है। अगर एग्जाम्पल की मैं इसमें बात करूं तो देखो इसका एग्जाम्पल है सेरेब्रोसाइडेज। एग्जाम्पल लिख लो इसका, सेरेब्रोसाइडेज। देखो सेरेब्रोसाइडेज जो है उसमें लिपिड वाले पोर्शन में स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसिड। तो ये तो हो गया लिपिड वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसमें जो शुगर है वो प्रेजेंट रहती है गलेक्टोज। ठीक है, यानी सेरेब्रोसाइडेज क्या है? एक तरीके का ग्लाइकोलिपिड है जो मिलकर बना होता है किससे? स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसिड। तो ये तो लिपिड वाला पोर्शन हो गया। इसके साथ ही शुगर कौन सी प्रेजेंट है? गलेक्टोज। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये प्रेजेंट रहता है कहां पे? ब्रेन के व्हाइट मैटर में। ठीक है, इसीलिए ग्लेक्टोज को ब्रेन शुगर भी अपन बोलते हैं, जो अपन ने पहले बात कर ली थी। ठीक है, अब अपन देखेंगे क्रोमोलिपिड। देखो क्रोमोलिपिड क्या है? इसमें लिपिड प्लस पिगमेंट। लिपिड प्लस पिगमेंटेड पार्ट मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? क्रोमोलिपिड का। एग्जाम्पल में इसमें देख लो आप, एक तो हो गया जेंथोफिल, दूसरा कैरोटिनोइड्स। तो एग्जाम्पल लिख लो इसका आप, एक तो है जेंथोफिल, दूसरा है कैरोटिनोइड्स।
नोइड्स। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड और क्रोमोलिपिड देख लिया अपने। चौथा होता है अपने पास लिपोप्रोटीन। देखो लिपोप्रोटीन जो है आपने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा होगा, लिपोप्रोटीन बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन से। ठीक है, तो लिपिड प्लस प्रोटीन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, लिपोप्रोटीन का। ठीक है, अब देखो लिपोप्रोटीन जो है जिसमें लिपिड के साथ जो प्रोटीन का भाग जुड़ा होता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो इसमें मतलब जो प्रोटीन का पार्ट लिपिड के साथ कनेक्ट रहता है उस प्रोटीन के पार्ट को बोलेंगे अपन एपोप्रोटीन। ठीक है, एपोप्रोटीन कौन सा वाला पार्ट है, जो पार्ट प्रोटीन के साथ या प्रोटीन का वह पार्ट जो लिपिड के साथ कनेक्ट रहता है तो उसको बोलेंगे अपन लिपोप्रोटीन, और जो पार्ट लिपिड के साथ जुड़ा होता है उसको बोलेंगे अपन एपोप्रोटीन। ठीक है, तो यहां अपने कंपाउंड लिपिड समाप्त होते हैं। अब देखेंगे अपन डेराइव्ड लिपिड। ठीक है ना, डेराइव्ड लिपिड क्या है, देखो अब लिखो आप डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, देखो डेराइव्ड लिपिड जो है वो बेसिकली सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड, इनका जब जल अपघटन किया जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने पास बनते हैं कौन, डेराइव्ड लिपिड। अब देखो इसका एग्जाम्पल जो है वो है स्टेरॉइड। सिंपल लिपिड, ठीक है, और कंपाउंड लिपिड का जल अपघटन जब होगा उस कंडीशन में बनता है अपने पास डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, अब इसको आप एग्जांपल से समझो। इसका एग्जांपल है स्टेरॉइड। देखो स्टेरॉइड जो है उसमें फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसको अपन लिपिड में इसकी गिनती करते हैं। तो लिपिड में इसका सम्मिलित करने का रीजन जो है वो ये है कि जो इसके कैरेक्टर्स है वो फैट से मिलते हैं। फैट से कैसे मिलते हैं, देखो एक तो इसमें जो है जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें साइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट रहती है, कार्बन की साइक्लिक रिंग प्रेजेंट रहती है। उसके कारण इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसमें जो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, रिएक्टेंट ग्रुप जो है उसके बेसिस पे इसको दो टाइप का बताया गया है। एक होता है स्टेरोल और दूसरा होता है स्टेरोन। एक होता है स्टेरोल, दूसरा होता है स्टेरोन। देखो स्टेरोल में जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जबकि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन ग्रुप्स के बेसिस पे इनको स्टेरॉइड को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक है स्टेरोल, दूसरा है स्टेरोन। अब अपन बात करेंगे स्टेरोल के बारे में। स्टेरोल जो है सबसे कॉमन स्टेरोल है अपनी कोलेस्टेरोल। ठीक है, कॉमन स्टेरोल कौन सा है, कोलेस्टेरोल। और अब अपन पढ़ेंगे कोलेस्टेरोल के बारे में। ठीक है, देखो कोलेस्ट्रॉल जो है वो जनरली प्रेजेंट होता है
एनिमल्स में, ठीक है। और एनिमल से जो प्रोडक्ट बनते हैं या वह फूड जिसमें एनिमल फैट प्रेजेंट रहता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल 100% प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे अपन बात करें घी की, तो घी अपन को किससे प्राप्त होता है? एनिमल से, ठीक है। तो उस कंडीशन में घी में प्रेजेंट होता है कौन? कोलेस्ट्रॉल। अब इसका जो सिंथेसिस जो है, कोलेस्ट्रॉल एनिमल्स में सिंथेसिस होता है कहां पे? लीवर में, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण या सिंथेसिस कहां होगा? लीवर में। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल्स में, इसको आप मिटा लो एक बार, एनिमल्स में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है। कौन है? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एनिमल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मेन कंपोनेंट कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस जो है कहां पे होगा? एनिमल्स में, लीवर में। दूसरी बात, जो भी प्रोडक्ट, फैट प्रोडक्ट जो अपने को एनिमल से प्राप्त हो रहा है उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, जो पित्ताशय है अपनी बॉडी में, ठीक है, पित्ताशय में जो स्टोन है उसका फॉर्मेशन कौन करेगा? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कभी कभी क्या करता है, पित्ताशय में स्टोन का फॉर्मेशन भी कर लेता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कोलेस्ट्रॉल के जो, जिसको अपन बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न, ठीक है। अर्गोस्ट्रोल हो गया, अर्गोस्ट्रोल हो गया। दूसरा है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। इसके व्युत्पन्न लिख लो आप, दो व्युत्पन्न है इसके। एक तो हो गया अर्गोस्टेरोल, ठीक है। एक होता है अपने 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल, ठीक है। देखो अर्गोस्टेरोल जो है वो अर्गट फंजाई से प्राप्त होता है, जबकि 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेमल्स की स्किन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दूसरी बात, ये एक प्रोविटामिन है, ये एक प्रोविटामिन है जो प्रेजेंट रहता है कहां पे? मेमल्स की स्किन में, ठीक है। और 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो लाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। किसका? विटामिन डी का, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो दो व्युत्पन्न देखे अपन ने कोलेस्ट्रॉल के, एक हो गया 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, दूसरा हो गया अर्गोस्टेरोल, ठीक है। इसके अलावा भी व्युत्पन्न होते हैं लेकिन उनके बारे में आपको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा अपन, तीसरा इसमें देख सकते हो आप बाइल एसिड, है ना, और एक होता है आपके पास कोप्रोस्टेरोल, ठीक है। लेकिन उनके बारे में आपको डिटेल से देखने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अपना यहाँ पे आप आज अपन लिपिड को समाप्त करते हैं, ठीक है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।